दोस्तों, एग्जिट पोल्स के शोर के बीच क्या कहते हैं पार्टियों के इंटरनल सर्वे। हर पार्टी आज के दौर में अपना इंटरनल सर्वे करवाती है, चुनाव से पहले भी, चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद तो जाहिर तौर पर। और दोस्तों, ये इंटरनल सर्वे इतने इंटेंसिव होते हैं कि बकायदा सीट पर सीट किए जाते हैं, एक एक सीट में कई बार ये सर्वे कराए जाते हैं। अब एग्जिट पोल्स का हाल के सालों में जो हाल हुआ है, उसके बाद फिलहाल जो एग्जिट पोल्स न्यूज़ चैनल्स में चल रहे हैं उस पर तो विश्वास नहीं किया जा सकता दोस्तों। लेकिन कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। इन आंकड़ों के जरिए बहुत सी चीजें आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों, कहने वाले अब ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव इतने ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और इस बार उनके पास इतनी रिपोर्ट है कि बकायदा उनके खासम खास लोगों ने मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इनफैक्ट ये सेकेंड फेज के पहले ही बताया जा रहा था, क्योंकि पहले चरण में ये माना जा रहा था कि बीजेपी को बहुत नुकसान हो गया, आरजेडी ने बहुत बढ़त बना ली। तब भी मुझे बिहार के एक दो पत्रकारों ने बोला था कि तेजस्वी यादव के आसपास रहने वाले जो उनके खास लोग हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू कर दी थी। मतलब तेजस्वी की राज तिलक की तैयारी शुरू हो गई थी। लेकिन दोस्तों, अब सेकंड फेज का मतदान भी हो चुका है, फाइनल आंकड़ा भी चुनाव आयोग ने शेयर कर दिया है। अब सारे पार्टियों के पास अपना अपना गणित बैठाने के लिए पूरा डेटा है, पूरा एनालिसिस है। इसीलिए मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहती हूँ दोस्तों। ये हैं राजीव रंजन, ये आरजेडी के नेता हैं। बकायदा 2024 में आरजेडी के लोकसभा के कैंडिडेट भी थे और एक मैगजीन युवा सोच के फाउंडर भी हैं। आप इनको कह सकते हैं कि चुनाव के गणित को समझना, चुनाव के पैटर्न को स्टडी करना ये करते रहे हैं। यहाँ मैं पहले ही आपको बता रही हूँ कि आरजेडी के नेता हैं, तो ये आप मानकर चलिए कि एक तरह से आरजेडी को बढ़त दिखाने वाला इनके पास आंकड़ा होगा। और मेरा मकसद भी वीडियो में यही आपको दिखाने का है कि आरजेडी का सर्वे क्या कहता है, आरजेडी के नेता किस तरह से महागठबंधन की क्या स्थिति मानते हैं। क्योंकि ये भी समझना जरूरी है ना कि विपक्ष अपने आप को कितना आंक रहा है और अपने सामने जो पार्टियां हैं उनको कितनी तरजीह दे रहा है, उनको कितनी सीटें दे रहा है। अब आप देखिए, पार्टी वाइज आंकड़ा इन्होंने शेयर किया है। इनके हिसाब से 14 तक ये अपने इस आंकड़े में डटे हुए हैं, नहीं बदलेंगे, ठीक है। इनके हिसाब से दोस्तों जो एनडीए को सीटें मिल रही है वो 103 सीटें मिल रही हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं। अमूमन आपने देखा होगा कि विपक्ष का कोई भी नेता अगर सत्ता पक्ष का आंकड़ा शेयर करता है तो वो एकदम से उनको माइनस कर देता है। यहाँ पर इन्होंने नहीं कहा है। दोस्तों, आरजेडी के नेता राजीव रंजन जेडीयू को एनडीए में सबसे ज़्यादा सीटें दे रहे हैं, 55, और बीजेपी को 41, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। मैं नहीं मानती कि बीजेपी को इतनी कम सीटें आएंगी। हाँ, बीजेपी हो सकता है कम परफॉर्म करे, लेकिन इतना कम परफॉर्मेंस तो बीजेपी के लिए, इसका मतलब पहले और दूसरे चरण में दोनों में जोड़ के तो काफ़ी कम है। यहाँ पर एक और चीज़ है दोस्तों, एलजेपी को भी 4 सीटें दे रहे हैं ये, और हम यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी को 2 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 4। अब आ जाते हैं महागठबंधन में। महागठबंधन में दोस्तों ये दे रहे हैं कुल 132 सीटें, एनडीए को 103 सीटें, महागठबंधन को 132 सीटें। दोस्तों, इसमें जो सबसे बड़ी पार्टी है वो आरजेडी को ये बनाते दिखाई दे रहे हैं, 84, ठीक है, आरजेडी को 84, कांग्रेस पार्टी को 28, वीआईपी को 5 जो कि 15 सीटों पर लड़ी थी, सीपीआई एमएल को 12, सीपीआई को 2 और आईआईपी 1 सीट, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि एमआईएम को भी ये सीटें दे रहे हैं, जिनके लिए बोला जा रहा था कि इस बार उनका सफाया हो सकता है। इन्होंने एमआईएम को 2 सीटें दी हैं, बीएसपी को भी 1 सीट दी है, और यहाँ पर जनसुराज को 3 सीटें इन्होंने दी हैं। कुछ और पार्टियों को भी इन्होंने यहाँ पर सीटें दी हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूँ, पिछली बार आरजेडी का जो परफॉर्मेंस रहा था वो 77 रहा था, ठीक है। 77 सीटों के साथ आरजेडी दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी, पहले नंबर की पार्टी बीजेपी बनी थी। और इस बार ये आंकड़ा दे रहे हैं 84, मतलब आरजेडी आउट परफॉर्म कर रही है। और जो 2020 के विधानसभा चुनाव में आंकड़ा रहा था बीजेपी का दोस्तों, वो था 80, मतलब इनके हिसाब से बीजेपी हाफ में आ रही है सीधा। 80 सीटें जिस पार्टी के पास है, राजीव रंजन उसको 41 सीटें दे रहे हैं। यहाँ मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि आप मानकर चलिए कि ये बायस होगा, लेकिन ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि पार्टियों की अपनी क्या स्ट्रैटेजी है, पार्टी अपने आप को कितना आंक रहे हैं। यहाँ पर एक चीज जो समझ में आती है वो ये कि जो आरजेडी के नेता हैं वो भी ये मानते हैं कि जेडीयू अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन दोस्तों, इस हिसाब से तो ये भी अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि जेडीयू ने पिछली बार 45 सीटें जीती थी। इस बार यहाँ पर इस सर्वे में राजीव रंजन की 55 सीटें दिखाई जा रही हैं। मतलब जेडीयू एनडीए में बड़ी पार्टी बन रही है, लेकिन अपने पिछली बार के मुकाबले वो कोई 60 या 70 का आंकड़ा नहीं छू रही है। ये तो कम से कम दिखाया जा रहा है इसमें। अब दोस्तों, आरजेडी के लिए बहुत सी बातें बोली गई हैं,
लेकिन एक बात मैं मानूंगी कि आरजेडी ने जो इस बार चुनाव में काफी हद तक उसको लगाम लगाने में कामयाबी हासिल की। आरजेडी की हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है, उसका जो वोटर है ना इतना ज्यादा वोकल है, इतना ज्यादा वो प्रदर्शित करता है अपना राजनीतिक रुझान कि जो दूसरे वोटर्स हैं वो डर जाते हैं। इसीलिए हमेशा जब भी पहले फेज का मतदान होता है बिहार में, दूसरे फेज तक बार बार जो आरजेडी के खिलाफ पार्टियां हैं वो हमेशा ये बताती कि देखो आरजेडी आ रही है तो अभी से इनका वोटर इतना उपद्रव मचा रहा है। ये पिछले बार के चुनाव में तेजस्वी यादव को नुकसान हुआ था। इस बार तेजस्वी यादव ने वो कम से कम कंट्रोल करने में काफी हद तक आप कह सकते हैं कामयाबी हासिल की है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को 28 सीटें दी जा रही हैं इस सर्वे में। कांग्रेस पार्टी के नेता भी, कुछ नेताओं से मेरी बात हुई फर्स्ट फेज के बाद, तो कांग्रेस पार्टी के एक नेता से बात हो रही थी तो बता रहे थे कि हमने भी उम्मीद नहीं की थी कांग्रेस पार्टी को लेकर, हम बड़े उदासीन थे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी इतना अच्छा कर देगी। लेकिन इस सर्वे के हिसाब से कांग्रेस पार्टी 28 सीटें ला रही है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस था पिछली बार बहुत खराब था, 19 सीटें मात्र कांग्रेस पार्टी के पास आई थी। कांग्रेस की खराब परफॉर्मेंस की वजह से तेजस्वी यादव की सरकार बनते बनते रह गई, ये भी बोला जाता है। तो पॉइंट ये दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी क्या वाकई में 28 सीटें हासिल करने में कामयाब रहेगी? मैं सीपीआई-एमएल के लिए तो नहीं बोलती, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर 28 सीटें कर लेती है, 28 से 30 सीटें भी कांग्रेस पार्टी अपने आप को बढ़ा लेती है, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए जाहिर तौर पर बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दोस्तों, राजीव रंजन का एक पूरा पोस्ट अगर आप देखें तो बाकायदा जिले वाइज भी है, खाली हवाबाजी इन्होंने नहीं की है, बाकायदा जिलेवार तरीके से इन्होंने देखिए पूरा आंकड़ा शेयर किया है। दोस्तों, औरंगाबाद जिले में 4 सीटें महागठबंधन को देते हैं, 2 सीटें ये एनडीए को देते हैं। इसके अलावा बेगूसराय में 5 सीटें महागठबंधन को दे रहे हैं, भागलपुर में 5 सीटें महागठबंधन को दे रहे हैं, यहाँ पर 2-2 सीटें ये एनडीए को दे रहे हैं। दरभंगा में 60 सीटें ये महागठबंधन को दे रहे हैं, 3 सीटें यहाँ पर ये एनडीए को दे रहे हैं। दोस्तों, मुजफ्फरपुर में 5 सीटें महागठबंधन को दे रहे हैं, ये पटना में 7 सीटें महागठबंधन को दे रहे हैं। ये बात सच है दोस्तों कि कुछ जगह पटना के शहरी इलाकों में सुनने में आया है कि एनडीए को नुकसान हुआ है, लेकिन क्या इतना नुकसान हो गया? पटना में याद रखिए पीएम मोदी ने रोड शो भी किया है, ये कुछ ज्यादा नुकसान दिखाया जा रहा है। दोस्तों, अब जो भी हो, अब 14 तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो 243 का पूरा विधानसभा का आंकड़ा है, इसमें बहुमत का आंकड़ा 122 है, राइट? तो 122 का जो आंकड़ा है ये डिपेंड करता है राज्यपाल क्या करते हैं। अब देखिए, 2 चीजें हो सकती है। अगर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन जाए, लेकिन गठबंधन मिलाकर सबसे ज्यादा सीटें एनडीए को मिले, तो राज्यपाल सबसे बड़े गठबंधन को बुला सकते हैं सरकार पेश करने का दावा का न्योता देने के लिए। भाई, दोनों चीजें हो सकती हैं। या फिर सबसे बड़ा गठबंधन महागठबंधन बन जाए, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन जाए, या फिर जेडीयू बन जाए तो उनको न्योता मिल जाए। राज्यपाल पर भी बहुत हद तक चीजें निर्भर हैं। इसीलिए अगर क्लोज कॉन्टेस्ट होता है और 1.5 से 2% का ही पूरा खेल होता है परसेंटेज का, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ भी हो सकता है फिर तो। दोस्तों, बाकी पार्टियां तो अपने अपने दावे करते रहेंगे। बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के नेता कल काफी खुश हो रहे थे कि कृष्णा अलावरू ने कितने शानदार टिकट बांटे और कितना बढ़िया पूरा कैंडिडेट मैनेजमेंट किया कि देखिए कांग्रेस पार्टी इतना जीत रही है। अब कांग्रेस पार्टी कितना जीत रही है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन क्योंकि ये चुनाव गठबंधन का चुनाव था, एनडीए वर्सेस महागठबंधन, तो गठबंधन की सारी पार्टियों को आउट परफॉर्म करना पड़ेगा। एक पार्टी अपने गठबंधन में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर दे और दूसरी पार्टी बहुत खराब परफॉर्म करती है, तो वो गठबंधन को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि चुनाव, जैसा कि मैंने कहा, गठबंधन का चुनाव था। तो आपको क्या लगता है, सबसे बड़ा गठबंधन कौन बनकर उभरेगा और सबसे बड़ी पार्टी कौन बनकर उभरेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।